वैसे तो कपड़ा, रोटी, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य हर वर्ग की पहचान होती है, जिसके लिए सभी मेहनत करते हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड में कंज्यूमर फोरम प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें लाइव 24 के संवाददाता विपुल कुमार ने साहबत हुसैन खान के साथ खास बातचीत की, जो कि उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के मेंबर जज भी हैं। तो आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। नमस्कार, लाइव 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उधम सिंह नगर के जिला उपभोक्ता फोरम में मौजूद हैं, जहां हम जानना चाहेंगे कि जो उपभोक्ता फोरम है, आखिर उपभोक्ता फोरम काम क्या करता है और उपभोक्ता फोरम में कौन से उपभोक्ता आते हैं। उपभोक्ता फोरम की सारी जानकारियाँ श्री साहबत हुसैन खान जो सदस्य हैं यहाँ के, उनसे हम आज बात करते हैं। साहबत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव 24 न्यूज़ चैनल में। पहले तो अगर उपभोक्ता फोरम के बारे में कुछ बताइए। नमस्कार। उपभोक्ता फोरम एक प्लेटफॉर्म है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए। आपने देखा होगा मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर सब संगठित होते हैं। ये भी सुना होगा अपने व्यापार मंडल होता है, उनका एक अपना एसोसिएशन होता है, वो सब संगठित रूप से कार्य करते हैं। केवल उपभोक्ता एक अकेला और निर्भीक प्राणी होता है। उसके हितों की रक्षा के लिए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था देश में, जिसको कि 1987 से कार्य रूप में परिणित कर दिया गया है और तब से निरंतर यह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कार्यरत है। सन 2005 में इसमें कुछ आंशिक संशोधन किए गए थे और उसके बाद अभी हाल में संसद में नया उपभोक्ता संरक्षण बिल पारित हुआ है, जिसके निर्णय अभी जनता के समक्ष आना बाकी है। सर, क्या व्यवसायिक प्रयोजन हेतु वास्तु सेवा लेना भी उपभोक्ता है? जी नहीं। आप अपने उपयोग के लिए यदि कोई वस्तु क्रय करते हैं और उसका उपयोग अपने लिए करते हैं तो आप उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। अगर आप उसका उपयोग कॉमर्शियली या अपने लाभ के लिए करते हैं तो आप उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आएंगे। इसको स्पष्ट शब्दों में मैं ऐसे बताना चाहूँगा कि मान लिया आपने एक कार खरीदी, उससे माल ढुला करके आप कॉमर्शियल पैसा कमा रहे हैं तो आप उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आएंगे। लेकिन यदि यही काम आप अपने जीविकोपार्जन के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों को पालने के लिए, रोजी रोटी के लिए ये काम कर रहे हैं, वो आपके जीविकोपार्जन का साधन है, तो आप उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं और इस प्लेटफॉर्म पे अपनी कोई भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। एक अगला सवाल है, क्या सेवा प्रदाता विक्रेता के उपभोक्ता फोरम के वाद विवाद दायर किया जा सकता है? जी नहीं। जो सेवा प्रदाता है या जो सप्लायर है या दुकानदार है, वो उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं होता, बल्कि विक्रेता की श्रेणी में होता है। इसलिए वो उपभोक्ता फोरम में अपने वाद के लिए नहीं आ सकता। अगला सवाल सर, उपभोक्ता अदालतें किस किस स्तर पर होती है? उपभोक्ता जो काम, कोई भी उपभोक्ता अदालतें हैं वो ज़िला स्तर पर हैं, उसके बाद में राज्य स्तर पर हैं, राज्य स्तर के बाद में राष्ट्रीय स्तर पर हैं और राष्ट्रीय स्तर से भी अगर डिस्प्यूट का हल से संतुष्ट नहीं है कोई उपभोक्ता तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बहुत बढ़िया सर। क्या एक जिले में एक से अधिक उपभोक्ता फोरम हो सकती है? जी हाँ। फिलहाल जो व्यवस्था है, हर ज़िले में एक उपभोक्ता अदालत हर स्टेट गवर्नमेंट ने स्थापित कर रखी है। लेकिन जैसे काशीपुर है या नैनीताल का हल्द्वानी है, एक उपभोक्ता अदालत में अगर सरकार देखती है कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, मुकदमों की सुनवाई में ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये राज्य सरकार के निवर्तन पे है कि वो एक से अधिक उपभोक्ता अदालतें बना सकती है। फिलहाल एक ज़िले में एक ही अदालत कार्यरत है। सर, अगला सवाल, क्या जिला उपभोक्ता फोरम अपने भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के ही वाद विवाद सुन सकती है? जी हाँ, क्योंकि हर ज़िले में एक उपभोक्ता अदालत कार्यरत है, तो जो ज़िले की सीमा है उस ज़िले की सीमा में ही अपने सीमा में कार्य क्षेत्र उसका होता है। अब बाय द वे कोई उपभोक्ता अगर दूसरे ज़िले का है तो अपनी कंसर्निंग अदालत में जाएगा वो, न कि दूसरे ज़िले की अदालत में जाएगा। बहुत बढ़िया सर। जिला उपभोक्ता फोरम में कितनी धनराशि तक के वाद विवाद सुन सकते हैं? फिलहाल 20 लाख तक के मुकदमे जिला उपभोक्ता फोरम में सुने जाते हैं और 20 से ऊपर 1 करोड़ तक के मुकदमे राज्य आयोग में सुने जाते हैं और 1 करोड़ से अधिक के मामले
राष्ट्रीय आयोग में सुने जाते हैं, ऐसा प्रावधान है। बहुत अच्छा। अगला सवाल सर, जिला उपभोक्ता फोरम में वाद विवाद दाखिल करने का समय सीमा क्या होता है? कोई भी सेवा में कमी आप पाते हैं या आपने क्रय किए गए माल में कोई शिकायत आपको मिलती है, तो आप 2 साल तक क्रय करने के वस्तु में 2 साल तक उपभोक्ता का दरवाजा खटखटा सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में, जैसे आपने कोई बीमे की पॉलिसी ली, बीमे की पॉलिसी में फिर आपको प्रीमियम देने का जब समय आया, उसने आनाकानी कर दी, और लिखा पढ़ी में अगर 2 साल से ज़्यादा कार्यकाल हो गया, इस बीच में समय निकल गया, अगर उसका आप जस्टिफाई कर सकते हैं अदालत में आकर के, तो अधिक भी समय 6 महीने का या 9 महीने का अतिरिक्त समय आपको मिल सकता है। बहुत अच्छा सर। अगला सवाल है, क्या समय सीमा निकल जाने के उपरांत भी वाद विवाद दाखिल किया जा सकता है? बिल्कुल, विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपको उपभोक्ता होने के नाते सप्लायर ने टाइमली कोई न्याय नहीं दिया या आपकी शिकायत नहीं सुनी, और आप उससे लगातार लिखा पढ़ी करते रहे, उसको मेमो देते रहे, जो उसने बताया उसके सर्विस सेंटर पे ले जाके अपनी वस्तु को ठीक कराते रहे। इस बीच में अगर समय निकल गया और आपका शिकायत दूर नहीं हुई, तो आप जस्टिफिकेशन के साथ में, अपने पुष्ट प्रमाणों के साथ में उपभोक्ता अदालत में आ सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। अगला सवाल है सर, वाद दाखिल करते समय उपभोक्ता को कौन कौन से दस्तावेज उसके पास होने चाहिए? सबसे पहले आप जो कोई माल क्रय करते हैं तो उसका बिल अनिवार्य है। बिल में भी बहुत सी शर्तें लिखी होती हैं, जैसे वारंटी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, और उसकी गुणवत्ता के बारे में काफ़ी कुछ आपके बिल में, या वारंटी कार्ड साथ में मिलता है, उसमें सब कुछ दिया होता है। तो बिल आपको रखना है साथ में, प्लस जो 5 लाख से ऊपर के मुकदमे हैं या वाद हैं, उसमें आपको शुल्क देना पड़ता है। नॉमिनल शुल्क है 200 रुपये, 10 लाख के ऊपर फिर 400 रुपये, 20 लाख तक। अभी तक 5 लाख तक पे भी शुल्क था 100 रुपये, 200 रुपये, लेकिन वो अब एग्जेम्प्ट कर दिया गया है 2-3 महीने पहले से। प्लस आपको जो भी शिकायत दर्ज करानी है वो 3 प्रतियों में देनी पड़ती है यहाँ पर, और उसके साथ में अपने पुष्ट प्रमाण के रूप में बिल, या जो आश्वासन आपको वारंटी कार्ड के रूप में कंपनी ने या सप्लायर ने दिया है, वो साथ में आपको लगाना पड़ता है। बहुत अच्छा सर। अगला सवाल है सर, उपभोक्ता फोरम में वाद कितने सेटों में प्रस्तुत किए जाने चाहिए? कितने समय में? कितने सेटों में, कितने सेट में इसको प्रस्तुत? 3 सेटों में देना चाहिए, क्योंकि 2 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं यहाँ पर, और सबके लिए अलग फाइल बनती है। जब बात की सुनवाई होती है तो मेंबर अपने प्रति लेके बैठते हैं, अध्यक्ष महोदय अपनी प्रति लेके बैठते हैं, ताकि प्रॉपर वे में क्या शिकायत है इसको सुन सके। इसलिए 3 प्रतियों में बात दायर करना आवश्यक होता है। अगला सवाल है सर कि विपक्षी गण को नोटिस किस माध्यम से जारी किया जा सकता है? विपक्षी गण को हम लोग नोटिस रजिस्टर्ड डाक से देते हैं। जैसे मान लिया ए ने शिकायत करी और शिकायत बी के खिलाफ है, तो हम ए की शिकायत को बी को पहले भेजते हैं रजिस्टर्ड डाक से। उसका एक समय सीमा होती है कि 1 महीने के अंदर उसको उत्तर देना होता है। यदि उसके स्तर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आता है तो फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। सर एक अगला सवाल है सर, जिला फोरम के वाद दायर करते समय किस धनराशि पर कितना शुल्क देय होता है? 5 लाख तक कोई शुल्क देय नहीं है। 5 से 10 लाख तक अगर कोई मूल्य है किसी वस्तु का तो उसमें आप 200 रुपये, और 10 लाख से 20 लाख तक 400 रुपये का ड्राफ्ट जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के नाम बना के शुल्क रूप में जमा करते हैं, आप वाद दायर कर सकते हैं। अगला सवाल तो जो उपभोक्ता फोरम है वो शुल्क किस माध्यम से लेता है? ड्राफ्ट के माध्यम से अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम में नाम आप ड्राफ्ट जमा कर सकते हैं और वाद दायर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। अगला सवाल है, उपभोक्ता फोरम में वाद दायर करने के लिए क्या एडवोकेट अनिवार्य है? यदि उपभोक्ता सक्षम है अपने मामले को डिफाइन करने के लिए, जजेस के सामने रखने के लिए, जो उसे कष्ट हुआ है वो भुक्तभोगी होता है, उससे बेटर कोई नहीं जानता। वकीलों को भी या एडवोकेट्स को वो फीडबैक देता है, उस फीडबैक को ही वो आकर के यहाँ पर फोरम के सामने रखते हैं। यदि कोई उपभोक्ता अपने मामले की पैरवी स्वयं करना चाहता है
तो ऐसे उपभोक्ता का स्वागत है, उसकी भी पूरी बात फोरम सुनता है और उसको वकीलों के मुकाबले में वरीयता भी देता है। कई ऐसे मामले हमारे पास आए हैं जिसमें उपभोक्ताओं ने स्वयं पैरवी की है, उनकी बात सुनी गई है और दोषी को दंडित किया गया है। मतलब सर उपभोक्ता जो है अपना जो है खुद दायर कर सकता है और उसकी खुद पैरवी कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। उपभोक्ता अपने आप दायर कर सकता है बात, अपनी शिकायत बता सकता है, पैरवी कर सकता है, उसको अधिकार है। बहुत अच्छा। सर अगला सवाल है सर कि निःशुल्क क्रय की वस्तु दी गई सेवा उपभोक्ता फोरम की परिधि में आ सकती है? जी नहीं, जिसके लिए आपने कोई मूल्य पे नहीं किया है, किसी को कोई चीज़ निःशुल्क ली है आपने किसी भी चीज़ किसी भी सप्लायर से, वो उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते हैं और उसके लिए आप कोई बात दायर नहीं कर सकते। बहुत अच्छा। सर अगला सवाल है कितने दिनों में निर्णय पारित हो जाता है? इसकी समय सीमा 90 दिन मिनिमम और 150 दिन मैक्सिमम है, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जैसे जून के महीने में पूरा कोर्ट बंद होता है 1 महीने तक। अक्सर वकीलों की संख्या हमारे यहाँ 350 के आसपास है। किसी वकील के यहाँ कोई कैजुअलिटी हो जाती है, किसी की माता पिता का निधन हो जाता है, कभी किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो जाती है तो प्रस्ताव आ जाता है, उसमें जो हमारा वर्किंग डे होता है वो एक कम हो जाता है और जिसको समय पर उत्तर देना है वो समय पर अपना उत्तर नहीं दे रहा है, समय पर अपनी एविडेंस नहीं दे रहा है, तो इन सब चीज़ों में जो विलम्ब होता है वही विलम्ब होता है। वैसे अदालती स्तर पर या फोरम के स्तर पर कोई विलम्ब नहीं है। अगला सवाल है सर कि निर्णय में उपभोक्ता को क्या रिलीफ दिया जा सकता है? क्या रिलीफ दिया जाता है? जी। निर्णय में उपभोक्ता को रिलीफ ये होता है कि जैसे आपने कोई मोबाइल खरीदा, मैं एग्जाम्पल देकर बताता हूँ जी। ताकि आम जो सुनने वाले लोग हैं, देखने वाले दर्शक हैं, उनको समझ में आ जाए। मान लिया आपने एक मोबाइल परचेज किया, उसकी कीमत 10,000 रुपये है, तो हम उस मोबाइल को रिपेयर हो सकता है तो रिपेयर करवाने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। यदि वो रिपेयरेबल नहीं है तो हम नया मोबाइल देने के लिए सप्लायर को आदेशित कर सकते हैं। अब उपभोक्ता का केस मान लिया 2 साल तक मेरे कोर्ट में चल गया और 2 साल बाद वो मोबाइल का मॉडल पुराना हो गया, तो उस मोबाइल को बदल के देने का कोई औचित्य नहीं होता है। ऐसे मौके पर हम उसकी कीमत दिलवाते हैं उपभोक्ता को और कीमत के साथ साथ उसको जो मानसिक उत्पीड़न झेला, उसने जो प्रताड़ना झेली, उसके स्वरूप हम उसे मुआवजा दिलाते हैं और साथ में जो मुकदमे में उसका खर्चा हुआ होता है वाद व्यय, वो भी दिलाए जाने का प्राविधान है। मान लीजिए 10,000 रुपये मोबाइल का मूल्य दिलाएंगे अगर मोबाइल 10,000 रुपये का है, और 5,000 रुपये उसको मानसिक संताप झेलने के लिए हम दिलवाते हैं सप्लायर से, और 2,000 रुपये वाद व्यय, इसके लिए पर्याप्त होता है कि इतना हम उसको कर सकते हैं प्राविधान है। तो क्या इस प्रावधान के द्वारा जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो कस्टमर्स का पैसा होल्ड करके रखती है या उनको जो है बेवकूफ़ बनाती है, इन्हें आपने जो है ऐसा किया, ठीक है, आपके जैसे अभी आपको मैं एक एग्जांपल के द्वारा बताना चाहता हूँ कि सपोज कीजिए कि किसी क्लाइंट्स है, अगर उसके फादर के नाम से पॉलिसी है, अगर वो पॉलिसी फादर यहाँ नहीं रहे, गुजर गए, तो वो पैसा जो है कंपनियाँ जो है बच्चे को, नॉमिनीज को देने के बदले वो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज़ करती है, ठीक है। तो क्या उस स्थिति में हम उसको मुआवजा दिला सकते हैं? बिल्कुल दिला सकते हैं। अक्सर अमूमन होता ये है जब इंश्योरेंस कंपनी का प्रपोजल फॉर्म कोई क्लाइंट भरता है तो उसकी शर्तें नहीं पड़ता है, और अमूमन हम लोग ये करते हैं कि जो एजेंट होता है हम कहते हैं भाई हमारा फॉर्म भर लो, हमारे साइन करा लेना जहाँ आपको साइन कराना हो। ये गलत प्रक्रिया है। आप पहले बीमा की शर्तों को समझें, नॉमिनी अवश्य बनाएं बीमा लेते समय, और ये देख लें कि जो बीमा की पॉलिसी में इन्होंने क्लॉज दे रखे हैं वो हमारे जो हम पॉलिसी जिस प्रकार की चाह रहे हैं उसको उसके लिए उपयुक्त हैं अथवा नहीं। तो मैं समझता हूँ कोई परेशानी फिर बाद में नहीं आती, लेकिन जब हम बिना देखे बीमे का प्रपोजल साइन कर देते हैं, उसमें क्या बीमा कंपनी ने शर्तें जोड़ रखी हैं, क्या बीमा कंपनी ने उसमें अपने क्लॉज लगा रखे हैं, तो फिर जब क्लेम का समय आता है तो बीमा कंपनी कोई ना कोई क्लॉज लगा करके, या हम इस शर्त से आपका क्लेम खारिज कर रहे हैं, उसका क्लेम देने में आनाकानी करती हैं। तो इससे बचने के लिए बेहतर ये होगा, जितने भी बीमा लेने वाले ग्राहक हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा
कि बीमे की शर्तों को भलीभांति पढ़ लें। प्रपोजल फॉर्म में कोई जानकारी छुपाए नहीं अपनी। यदि आपका कोई ऑपरेशन पहले हुआ है, स्वास्थ्य संबंधी बीमा, तो उसका उसमें उल्लेख कर दें। अपनी कोई जानकारी छुपाए नहीं, पॉलिसी की शर्तों को पढ़ लें, उसके बाद ही प्रपोजल फॉर्म साइन करें और प्रीमियम का भुगतान करें, तो भविष्य में आने वाली कठिनाइयों से बच सकते हैं आप। बहुत बढ़िया सर। एक आखिरी सवाल है आपसे कि विपक्षी द्वारा निर्णय का अनुपालन न करने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? सपोज कीजिए हमने बीमा कंपनी को ऑर्डर कर दिया कि आप इनको 7.5 लाख रुपए जो इनका प्रीमियम की धनराशि थी उसकी परिपक्वता मूल्य का आप भुगतान करिए, और बीमा कंपनी उसको भुगतान नहीं करती है। तो 2 विकल्प होते हैं उसमें, या तो बीमा कंपनी 30 दिन के अंदर राज्य आयोग में अपील करे, राज्य आयोग सुनवाई करती है, निर्णय को में सुधार कर सकती है, निर्णय को कैंसिल कर सकती है। उसके बाद में फिर एक समय सीमा के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग में आप जा सकते हैं। राष्ट्रीय आयोग के निर्णय संतुष्ट नहीं बीमा कंपनी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। यदि बीमा कंपनी कहीं अपील करने के लिए नहीं करती है, 1 महीने के अंदर समय सीमा निकल जाती है, तो उसको उसका परिपालन करना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी दशा में 3 महीने से लेकर के 3 साल तक की सजा का प्राविधान है। जब आदमी आके हमें बताता है, उपभोक्ता बताता है कि साहब आपने निर्णय दिया था और मेरा ये इसका परिपालन नहीं हुआ, तो हम उसमें आरसी भी जारी कर सकते हैं। हम डीएम साहब को उनके खिलाफ रिकवरी भेज सकते हैं, उनके राजस्व भू राजस्व के रूप में वसूली करके वो हमारे यहाँ जमा होगी और हम उपभोक्ता को उसका भुगतान करेंगे। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे कोई फर्म में दिवालिया हो गई या उसके पास मूल्य चुकाने के लिए ये हमने दंड दिया, जो हमने अपने निर्णय में प्राविधान किया कि आप उपभोक्ता को इतना रुपये भुगतान कर रही है, उसके लिए सक्षम नहीं है, तो हम 3 महीने से लेकर 3 साल के अंदर अंदर हम उसको सजा के भी प्राविधान है दी जा सकती है उसको। बहुत बहुत धन्यवाद सर लाइव 24 से जुड़ने के लिए। आइए थे हमारे साथ श्री सबाहत हुसैन।